ये मेरा सौभाग्य है कि इस रूरल वॉइस के पहले वर्षगांठ, जिसका मैं शुरू से साक्षी रहा। जब ये बीज रोपने से पहले बीज की परिकल्पना की जा रही थी, हरवीर जी ने की, तब से हम सब साथ हैं। और बहुत प्रसन्नता है कि एक ही साल में इस बीज ने एक अच्छे खासे वृक्ष का आकार ले लिया है, और इसके साक्षी हम सब हैं जो आज यहाँ मौजूद हैं। माननीय श्री त्यागी साहब ने कहा ना कि हम लुटियन जोन में किसानों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। ये सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट है रूरल वॉइस के सफलता का, और इसके लिए मैं हरवीर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा खासा रूरल वॉइस को इवॉल्व किया और अच्छे खासे एक पेड़ के रूप में ग्रामीण आवाज़ को सेप दे दिया। इस वर्षगांठ के सेलिब्रेशन में अभी का जो सेशन है, या इस पूरे मैं मानता हूँ कि अभी जो हमने ये सेलिब्रेट किया अपने वर्षगांठ को, इसका इस समारोह का मैं लगभग अंतिम वक्ता ही हूँ, उसके साथ धन्यवाद ज्ञापन ही होगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने सबको सुना। पहले सेशन में नीति आयोग के कृषि के नीति निर्धारक डॉक्टर रमेश चंद्र को सुना। इस सेशन में अभी से तुरंत पहले भारत की जो सुप्रीम बॉडी है, जहां नीति की पूरी ही रूपरेखा तय होती है, विचार होता है, ऐसे सम्मानीय श्री त्यागी जी को सुना। तो और इस बीच में बहुत सारे वक्ताओं को सुना। सारी चीज़ें लगभग नीति आधारित ही बातें हुई हैं। तो मैं नीति पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि नीति आयोग से लेकर नीति निर्धारक बड़ी पार्लियामेंट तक को हमने सुना है। लेकिन मैं एक प्रश्न रखता हूँ कि नीति किसके लिए? किसान के लिए, बाजार के लिए, सरकार के लिए, दिखावे के लिए, विदेश के लिए? नीति किसके लिए हम बनाते हैं? अगर किसान केंद्र में नीति के है तो किसान दुखी क्यों? अगर मेरे लिए नीति बन रही है तो पहले तो मुझसे पूछना चाहिए ना कि भाई आपको क्या जरूरत है। हो सकता है मेरे लिए आप 56 भोग रख देंगे आगे में, और मुझे डायबिटीज है, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे भोजन का मुझे क्या फायदा? तो किसान की नीति तो किसान के लिए बननी चाहिए ना। किसान तो सबसे सक्षम है, क्योंकि सब उसे अन्नदाता कह के संबोधित करते हैं। तो फिर गरीब कैसे हो गया? जो माननीय मंत्री जी ने कहा किसान का मतलब गरीबी, तो गरीब कैसे हो गया किसान भाई? वो तो सबका पेट भर रहा है। माननीय श्री रमेश चंद्र जी ने कहा कि आश्रित खेती हो गई है, किसान आश्रित हो गए, इनको आत्मनिर्भर बनाना है। आश्रित कैसे हम हैं? हम तो आपको आश्रय देते हैं, जो किसान आपको अन्न देते हैं। प्रॉब्लम हो गई डिस्कनेक्ट की। नीति बनाते जो हैं उनको पता ही नहीं हम किसके लिए बना रहे हैं। जो सारे वक्ताओं ने लगभग यही कहा है। जैसे हमारे मित्र अजय वीर जी ने कहा एफपीओ, बड़ा अद्भुत ये शब्द है एफपीओ। आप किसी से पूछिए, किसान से, किसी को फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन गांव में भी एफपीओ वर्ड है। बना कौन रहा है नीति? अर्नेस्ट एंड यंग। उसको क्या पता हमारे गाँव में क्या हो रहा है? उदाहरण के लिए मेरे गांव में एफपीओ कौन बनाएगा? दिल्ली में बैठी एक कॉरपोरेट संस्था। उसको क्या पता मेरे गांव में किसान क्या चाहते हैं? मैं आपको एक छोटा सा सत्य कथा बता रहा हूँ। सत्य कथा नहीं, सत्य एक्सपेरिमेंट। मैं जिस जगह से आता हूँ वो बिहार का एक सुदूर सा गांव है, दरभंगा जिले में। बाढ़ से पीड़ित, खेती होती थी। हमने कभी नहीं देखा अपने बाप दादा को खेती के लिए रोते हुए। बैल से खेती होती थी, बाहर का पानी आ जाता था, न खाद लगता था न कुछ लगता था, बड़े आत्मनिर्भर लोग थे। समय बदलता गया। मेरे गांव में धीरे धीरे सब ने खेती छोड़ दी। 100% पूरी की पूरी जमीन बंजर थी। मुझसे भी बड़े बड़े उसमें घास उग गए। मुझे बड़ा अद्भुत लगा, क्योंकि मैं संजोग से कृषि मंत्रालय में काम करता था, और हम लोग मजाक में कहते थे कि कृषि भवन बंद हो जाए तो किसान ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। चूँकि मैं डायरेक्टर वहाँ था, तो मैं ये बता रहा हूँ नीति का क्या होता है। हम अधिकारीगण भी मजाक करते थे आपस में, यार अगर हम लोग चले जाए यहाँ से, ये कृषि भवन में ताला लटक जाए तो किसान ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। मैं बताता हूँ। फिर हमने, मुझे लगा रे मैं कृषि भवन में काम गाँव जाता था, जो मैं गाँव से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ।
मैं साल में 6 बार तो पक्का जाता हूँ, अब भी खेती करता हूँ गाँव में। मुझे लगा मेरे पूरे गांव की खेती समाप्त हो गई, मेरे अपनी ज़मीन कुछ नहीं दे रही है। जिस ज़मीन से मुझे 300 मन धान मिलता था उसमें अब 30 kg भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सबसे बात किया, मैंने कहा ठीक है, 4th जनरेशन हम पढ़े लिखे हैं, एट द मोस्ट 5th हैं, हमसे पहले तो हम लोग इसी खेती से निकले, तो क्यों नहीं इस खेती को रिवाइव किया जाए। अब कोई US में बैठा है, कोई UK में बैठा हुआ है, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम सब ने सोचा कि जो गांव में रिटायर करके आदमी आ रहे हैं, हमने एक पैसा कहीं से नहीं लिया। आपको मैं बता रहा हूँ एकदम सत्य ये इंसिडेंस कि नीति कैसे नीति ने पूरे गांव की खेती समाप्त करवा दी। 50 साल की नीति ने मेरे गांव की खेती समाप्त करवा दी। अब हुआ कैसे खेती है रिवाइव, हमने सबसे बात किया। मैंने कहा एक गाँव में मंदिर बनाने के लिए तो 1 करोड़ हमने इकट्ठा कर लिया, और अपने गांव के इस मंदिर को जिससे हम पले बढ़े आगे बढ़े, हमने हमारे पिताजी बढ़े, पिताजी के पिताजी बढ़े होंगे, तभी अब आज हम यहाँ हैं। इसको क्या हम इस मंदिर को ठीक नहीं कर सकते? चाहिए हमें क्या पूंजी? हमें 20-25 जो यूथ है जो बाहर फालतू की 5-7 हज़ार की नौकरी में दर दर का ठोकर खा रहे हैं, उसको ले आते हैं यहाँ पर। बटाई खेती छोड़ो, हम सबकी ज़मीन, जैसे अगर हमारे पिताजी और ये सब करते थे बैल, तो 50 बैल कोई नहीं रखता था ना गांव में। जो बहुत समृद्ध होता था वो 4 बैल रखते, 2 जोड़ा बैल रखता था, नहीं तो 1। क्या हम मिल के कोलैब, छोड़ो कोऑपरेटिव, छोड़ो ज्वाइंट वर्ड को, क्या सब कोलैबोरेटिव वे में हम नहीं जिंदा रह सकते क्या? नहीं काम कर सकते क्या? आप यकीन मानिए वो 25 यूथ गाइडेड बाय सर्टेन रिटायर्ड पीपल, वो हम सब की खेती कर देते हैं। और डिजिटल फॉर्म का हमने वो यूज़ किया, US में बैठा आदमी भी अब अपनी खेती को इंटरनेट पर देख लेता है, वो तय कर देता है मेरे अनाज को बेच दो, चावल को बेच दो, धान को बेच दो, और उसके खाते में पैसा चला जाता है, खर्चा कट जाता है। 1 पैसा, मैं चूँकि NCDC में जब TMD था वहाँ CSR फंड होता था, एक बार मन में हुआ कुछ ले लेता हूँ, 10 लाख दिला देता हूँ, फिर वह कल को विजिलेंस इंक्वायरी हो जाएगी भाई कि इस आदमी ने तो अपने गाँव में पैसा ले लिया। हमने 1 पैसा नहीं लिया, आपसी डोनेशन से वो पूरी खेती हो गई, चल रहा है। मेरे गांव छोड़िए, अभी तुरंत यहाँ बैठे हुए हैं कोऑपरेटिव के चेयरमैन साहब, जिनके माध्यम से हमने करवाया। हापुड़ में हम ICR के डायरेक्टर मिस्टर सिंह, IARA के डायरेक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे पूसा में। उन्होंने मुझे कहा हमने कैनोला का बीज 15-16 किलो उगाया है, कैनोला तो इम्पोर्ट होता है, अब इसको कहाँ लगाएं? मैंने कहा मैं अपने गांव में तो आपको लगवा देता, लेकिन बहुत दूर है, आप मॉनिटर कैसे करेंगे? तो चलिए फिर हमने ढूंढते ढूंढते हापुड़ में कुचेसर फोर्ट के बाद चौपला गांव करके है मेरे ख्याल से, रसूलपुर गांव के ने हम 2 बार गए। हमने वहाँ के किसानों को कहा कि आप लोग क्यों नहीं मिलजुल कर करते हैं खेती? ये जो आपकी बिक्री है आप साथ करेंगे, बड़ा सा आप लोग कर सकते हैं खड़ा। क्यों? मैं ये मानता हूँ कि किसान से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। किसान को किसी चीज़ ज़रूरत ही नहीं, हमने तो रिवर्स रिसोर्स ड्रेन कर दिया। जिस तरह भारत समृद्ध था, अंग्रेजों ने आकर इसके पूरे रिसोर्स को अपने देश में लगा दिया, उसी तरह ग्रामीण रिसोर्स को कॉरपोरेट या इस तरह के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बाहर समृद्ध कर रहे हैं। गांव में तो गांव के समृद्धि तो बाहर ला रहे हैं, लेकिन इसको हमें रिवर्स करना होगा। तो हमने वहाँ किसान, ये 6 महीने पहले की बात, 3 महीना पहले की बता रहा हूँ, तो हमने किसानों को कहा कि आप कीजिए इस बीज की खेती। मुझसे पूछते हैं कैनोला क्या होता है जी? मैं कैनोला आप भूल जाइए, सरसों तो जानते हैं, तो हाँ सरसों का बीज तो लगाएंगे। मैंने कहा सरसों के बदले कैनोला आप लगा लीजिए, ये सरसों ही है। तो हम कैसे करेंगे? हमें बिक्री के, हम कहाँ बिक्री करेंगे? फिर मुझे लगा ये तो बड़ा समस्या है भाई, बीज तो हम फ्री में इनको दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट भी दे रहे हैं, एक ट्रेंड आदमी भी दे रहे हैं करने के लिए, कि बात तो इससे सही है, इसकी बिक्री। तो फिर मैंने राम इकबाल जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, चेयरमैन हैं नेकॉफ के, उनसे आग्रह किया कि आप हमारे इस अभियान में थोड़ा भागीदार बनिए, आप हमारे साथ चलिए उस गाँव, और किसानों को एश्योर कर दीजिए कि आप जो भी उगाएंगे हम उसको सरसों का जो MSP रेट है आज के डेट में गारंटी करते हैं, वो खरीद लेंगे आपसे। विश्वास कीजिए, पता नहीं है किसान को कैनोला क्या चीज़ है। बगल में हापुड़ है, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, जाके देख सकते हैं। रसूलपुर गांव है,
वहाँ 20 किसानों ने अपनी ज़मीन हमें दे दी। सम्मिलित वे में 20 किसान कैनोला के बीज का उत्पादन वहाँ कर रहे हैं। अगले साल अगर सब कुछ सही रहा तो वो फाउंडेशन सीड हो जाएगा, उसके बाद हम उसको सर्टिफाइड सीड में कन्वर्ट करके 15,000 एकड़ में कैनोला की खेती करवाएंगे। कोई सरकार नहीं, कोई अनुदान नहीं, कहीं से कोई पैसा नहीं। आप देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए हमारी, जो किसान केंद्रित हो। पॉलिसी अभी क्या हो रहा है, स्कीम अनाउंस हो जाती है। अरे भैया स्कीम की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा स्कीम है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अल्टीमेटली पैसा, सारे स्कीम का मकसद होता है पैसा देना। पैसा किस लिए चाहिए? अगर हम कॉस्ट को ही कट कर दें, जैसे 20 किसानों ने मिलकर हापुड़ में खेती शुरू कर दी, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर स्केल अचीव होता है तो इन पैसों को दीजिए किसान के लिए, लेकिन किसानों के हिसाब से दीजिए ना, अपने हिसाब से क्यों दे रहे हैं? अगर मेरे लिए आप मुझे दे रहे हैं तो जो खाना मुझे पचेगा वही तो दीजिएगा। मुझे नहीं पचेगा अगर मान लीजिए मीठा खाना, तब भी आप ज़बरदस्ती मुझे मीठा खिलाते जाएंगे तो मर ही जाऊंगा ना। तो खेती का कोई एक तो केंद्रित पॉलिसी नहीं हो सकता, हर जगह की हर तरह की लोकेशंस के हिसाब से है। फिर खेती का अपना एक, हम लोग एवरी प्रोफेशन, हर जो काम होता है उसका एक कल्चर होता है पर्टिकुलर, संस्कृति से वो आधारित होता है। जो यूरोप के किसान जिस तरह की खेती करेंगे, भारत के किसान नहीं करेंगे। हम एक दूसरे कल्चर में पले बड़े हैं, हमें साथ मिलकर रहने की आदत है। अगेन मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, उदाहरण की भी सत्य कथा है। मैंने बचपन में देखा, बिहार में खादी का बड़ा बोलबाला था। मैंने अपनी माँ, अपनी दादी सबको देखा चरखा काटते हुए। आप विश्वास, जो आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, इतना आत्मनिर्भर मेरा गांव था कि सब कुछ उसी सूत से आ जाता था। उसी खादी भंडार जो मेरे गांव के बगल में था, वहाँ ये लोग ऑफ टाइम में सूत काटते थे, जाके एक्सचेंज कर लेते थे बार्टर में। तेल, साबुन, कपड़ा, टोटल चीज़ आ जाता था। खेत का अनाज खाना हो जाता था, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। ख़त्म कर दिया उस पूरे संस्थान को। चूँकि मानिए त्यागी साहब बैठे हुए हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा खादी संस्थान ही बिहार का ख़त्म हो गया। कौन सी पॉलिसी बनी भाई? बचाओ ना, मारते क्यों हो? जो बचा जो है उसको क्यों ख़त्म करते हैं आप? तो नीति का हमें एक तो, खैर ये इतने अल्प समय में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन ये जरूर होना होगा। हम सौभाग्यशाली हैं आज की सभा में कि हमारे बीच में माननीय त्यागी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आवाज़ भी उठाया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से परम सौभाग्यशाली हूँ चूँकि बिहार से जुड़े हुए हैं। भले हमारी इनकी उतनी बातचीत नहीं है, इंटरेक्शन, लेकिन मैं इनको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। जब भी किसी टीवी पे डिबेट आते हैं, कहीं वक्तव्य आते हैं, क्योंकि ये उस भावना से हटे हुए हैं कि केवल दल, ये इनके बात से मुझे कभी नहीं लगा। क्योंकि किसान के लिए ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो राजनीति से ऊपर उठ के वर्ग के लिए, एक सेगमेंट के लिए बात करे। चलती रहेगी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको बचाने का कर्तव्य हम सबको मिलकर एक देश सेवा के रूप में करना होगा। किसानों से जुड़ी जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो खादी हो, ग्रामोद्योग हो, क्योंकि किसान किसान नहीं होता। मान लीजिए हम जैसे किसान थे, हमारे बाप दादा किसान के साथ कुछ और काम कर, खेती पर आधारित कोई भी आदमी गांव में नहीं है। सबके पास एक सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम है। कोई गाय पालता है, कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई कुछ है, बट हर कोई किसी न किसी सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। तो एक समग्र नीति बननी होगी जो गांव की नीति बनेगी। गांव की नीति में अगर आपने राजनीति को घुसेड़ दिया तो वहीं समग्रता खत्म हो जाती है, वहाँ फिर बिखराव आ जाता है, क्योंकि फिर हम मायोपिक वे में देखने लगते हैं चीज़ों को। तो कहने को तो सही में बहुत कुछ है, समय भी नहीं है, और लास्ट मेरे ख्याल से मेरा कंक्लूडिंग ही हो रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स टू से, लेकिन मैं एक ही केंद्र बिंदु पे अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। किसानों की नीति किसानों के द्वारा, किसानों के लिए और उनके भविष्य को हित में रखकर अगर हम बनाएंगे तो हमारी खेती भी बचेगी, देश भी बचेगा, आमदनी भी बढ़ेगी, और कोई ज़रूरत नहीं है फालतू के पैसे की। मैंने 3-4 एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसा ज़रूरत है। आई वोंट सी कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केंद्र में पैसे को मत रखिए। पैसा तो एक इनेबलिंग फैक्टर है। आपको चाहिए किसानों के लिए जैसे विचार,
नॉलेज जिसे हम कहते हैं विचार, विचार के साथ एक चाहिए आधार, और विचार और आधार के बीच जो ये संपर्क है उसमें चाहिए पैसा। लेकिन विचार को व्यापार तक पहुंचाने के लिए एक ठोस आधार की जरूरत है, और वो आधार हम सब मिल के बना सकते हैं, बट के नहीं बना सकते। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।